नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट वन। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट वन की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सीएम के नाम पर बीजेपी के मंथन का दौर जारी हो चुका है और फिलहाल दिल्ली में सीएम के सस्पेंस पर अब आप देखिए किस तरह से बड़ी बातें कही जा रही हैं। आज दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक है और शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की ये अहम बैठक होने वाली है। कल 12 बजे सीएम का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर पूरी थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो यहां पर साझा करने की कोशिश की है। बताते चले कि दिल्ली में प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय अगर शुरू होता है तो कमान किसके हाथ में होगी, हर किसी की नजर इसी पर, क्योंकि विकसित दिल्ली शपथ समारोह के साथ ही हम सभी मिलकर दिल्ली में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होंगे और रामलीला मैदान में ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बनेंगे। तमाम बातें यहां पर लिखी गई, लेकिन इस बीच में दाव यह है कि सीएम कौन होगा, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है और इस बीच में लगातार आप देखिए सीएम के नाम पर बीजेपी में मंथन का दौर अब जारी हो चुका है। लेकिन थोड़ा बहुत बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी ने गजब कार्ड इसमें चला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि समारोह में पीएम मोदी का जो स्वागत झुग्गी के प्रधानों से यहां पर कराया जाएगा और इस फैसले के जरिए बीजेपी सभी 250 झुग्गी क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज पहुंचाने वाले की तैयारी में काम कर रही है। यानी कि एक सीधा सीधा संदेश यहां पर झुग्गी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश होगी। और बताते चले कि देर रात भाजपा पदाधिकारियों की तरफ से बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और ये भी बताना बहुत जरूरी कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में आम आदमी पार्टी की यहां अच्छी पैठ है, पकड़ है और ऐसे में बीजेपी अपने इस नए कदम के जरिए एक नया कार्ड खेलती जरूर नजर आएगी। लेकिन कैसे और कहां पर किस तरह से तैयारी की गई है वो जरा समझिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज यहां पर जिस तरह से सर्वदलीय बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है और कल यहां पर समारोह होगा दोपहर 12 बजे का शुरू। ये समय जो है वो रखा गया है कि समारोह 12 बजे शुरू किया जाएगा। रामलीला मैदान पर ये आयोजन किया जाएगा और इससे पहले शाम 4:30 पर आप देखिए ये वक्त तय किया गया था जिसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया है और अब इससे तीसरी बार यहां पर बदलाव हुआ है। यानी कि इससे पहले भी बदलाव हुए, फिर दोबारा से बदलाव किया गया और आज आप देखिए किस तरह से सर्वदलीय बैठक यहां पर होने वाली है। शाम 4 बजे का समय रखा गया है कि यहां किस तरह से काम जो है वो चलेगा। लेकिन 7 बजे आप देखिए जब सर्वदलीय बैठक होती है तो किन किन मुद्दों पर चर्चा और कैबिनेट के विस्तार को लेकर क्या कुछ फैसला और क्या सीएम के चेहरे पर मुहर लगेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक कार्ड खेलने की पूरी तरह से तैयारी में है, जहां पर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जितने भी झुग्गी के अंदर लोग रहने वाले हैं उनके जो आप देखिए हेड्स हैं या उनके जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनकी तरफ से भी स्वागत यहां पर करवाया जाएगा। सीधा सीधा आप देखिए झुग्गी के अंदर आम आदमी पार्टी की पैठ है, लेकिन बीजेपी किस तरह से अपना दाव यहां पर खेलने की पूरी तरह से तैयारी में है, ये बड़ा सवाल है। यानी कि बताना बहुत जरूरी है कि कल बैठक के बाद आज जिस तरह से 7 बजे बैठक होनी है और कल मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण समारोह वहां पर रखा गया है, तो जाहिर तौर पर नाम किसका होगा ये तो समय ही तय करेगा और बताएगा कि आखिर किस तरह का दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। क्योंकि जो चेहरे सामने रखे गए, जिसमें महिलाओं के भी नाम सामने रखे गए, जो संघ से लोग जुड़े हुए हैं उनका भी नाम रखा गया, जिन्होंने ग्राउंड पर बहुत पकड़ बनाई है उनका भी नाम रखा गया और इस बीच में लगातार आप देखिए जो ज्यादातर विधायक चुनकर आए थे उन्हें भी रखा गया है। लेकिन सीएम पद के जो संभावित नाम है वो जरा आपको दिखा देते हैं। देखिए शीर्ष दावेदारों में प्रवेश वर्मा का नाम शामिल किया गया है। नई दिल्ली सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। रेखा गुप्ता का नाम शामिल किया गया है, शालीमार बाग से ये जीत कर आई है। विजेंदर गुप्ता को भी यहाँ आप देखिए बीच में डाला गया है। रोहिणी से विधायक हैं। सतीश उपाध्याय का नाम रखा गया है, मालवीय नगर से विधायक हैं। ये तमाम वो चेहरे वो नाम जो सीएम की दौड़ में नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहां पूरी तरह से दाव खेल रही है ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज जो नाम का ऐलान होने वाला है, अभी सिर्फ होने वाला कहा गया है, हुआ है या नहीं होगा, किस तरह से होगा, कौन सीएम बनेगा, ये तो अभी बात की बात है। लेकिन आशीष सूद जनकपुरी से भी यहां पर इन्होंने जीत दर्ज की है, इनका भी नाम आप देखिए संभावित मुख्यमंत्रियों में आ रहा है। पवन शर्मा है, उत्तर नगर से यहां पर जीत कर आए हैं, उत्तम नगर में इन्होंने जीत वहां पर दर्ज की है। अजय महावर का नाम भी आप देखिए लिस्ट के अंदर रखा गया है। गोंडा से यहां पर ये विधायक है।
सभी सीएम पद के जो दावेदार हैं, जिसमें सतीश उपाध्याय हैं, मालवीय नगर से विधायक हैं, रेखा गुप्ता का भी नाम आया, शिखा राय का भी नाम आया, और तमाम वो बड़े चेहरे जहां पर आप देखिए केजरीवाल को हराया गया प्रवेश वर्मा की तरफ से, उपाध्याय वहां पर हैं, विजेंद्र वहां पर हैं, लेकिन सीएम के पद के लिए किसके नाम पर मुहर लगेगी ये फाइनल अभी आप देखिए फैसला आना बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस वक्त कवायद को तेज किए हुए है। सीधा संपर्क करेंगे, ताबिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आज शाम को सर्वदलीय बैठक भी है, किस तरह से ये बैठक होने वाली है? बिल्कुल आशा, देखिए हालांकि ये बैठक 3:30 बजे होनी थी, लेकिन इस बैठक का समय परिवर्तित किया गया है क्योंकि आज संघ मुख्यालय संघ कार्यालय का दिल्ली में उद्घाटन होना है। तो ऐसे में ये बैठक लगभग 7 बजे करीब शुरू होगी। फिलहाल हम 2 दिन से लगातार देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, कई नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लगभग 15 नाम ऐसे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है दिल्ली में मंत्री बनाने के लिए। हालांकि दिल्ली में 6 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन जो 15 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन्हीं में से 6 मंत्रियों को कहीं ना कहीं दिल्ली के मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल का जो प्रारूप है जिसकी बनाने की बात की जा रही है, उसमें 2 मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और एक मैसेज दिया जा सकता है। क्योंकि बिहार, पंजाब और पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे में एक सिख चेहरा इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, जिसमें से तरविंदर महारवा है जो जंगपुरा से चुनाव जीत कर आए हैं, मनीष सिसोदिया को उन्होंने चुनाव हराया है। दूसरा नाम मजिंदर सिंह सिरसा है जो राजौरी गार्डन से विधायक बने हैं, पहले भी विधायक रहे हैं। और तीसरा नाम बहुत अहम है, अरविंदर सिंह लवली हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, गांधीनगर से वो जीत कर आए। तो 3 सिख बड़े चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी एक चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। वहीं इसके अलावा अगर महिलाओं की बात की जाए तो शिखा राय और रेखा गुप्ता, इन दोनों में से किसी को या तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि जो मंत्रिमंडल का प्रारूप होगा वो सभी को साथ लेकर के चलने का होगा, चाहे उसमें माइनॉरिटीज को देखा जाए तो माइनॉरिटीज से तो चूंकि कोई मुस्लिम विधायक भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तो इसलिए सिख विधायक को जगह दी जा सकती है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महिलाओं में ये 2 नाम प्रमुखता से रहेंगे। और पंजाबी कार्ड भी अगर खेला जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी काबिश ये कहा जा सकता है कि जहां जहां पर चुनाव है उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी दाव जरूर खेलेगी। लेकिन उसमें एक और बात सामने आई कि जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर लोग रहने वाले हैं, भारी तादाद है और बड़ी पैठ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रही है, आम आदमी पार्टी की रही है। वो कार्ड एक भारतीय जनता पार्टी खेलने की कोशिश करेगी कि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके हेड्स हैं, वो स्वागत करेंगे। उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए ये एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों से एक्टिव नजर आ रही थी। पिछले 2 साल से प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। विष्णु मित्तल लगातार झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में झुग्गियों में, झोपड़ियों में नेताओं का प्रवास करा रहे थे। उनको दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई थी कि झुग्गी झोपड़ी का जो वोट है वो वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आना चाहिए। और ऐसे में हमने पिछले दिनों देखा जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पटपड़गंज की एक झुग्गी में रात गुजारते हैं, वहीं पर अपना जन्मदिन मनाने पहुंच जाते हैं, तो वहीं पर पार्टी के तमाम नेता पहुंचते हैं और अलग अलग झुग्गी झोपड़ी प्रवास कार्यक्रम दिल्ली में चलाए जाते हैं, जिसमें तमाम सांसद, तमाम पार्टी के पदाधिकारी झुग्गियों में रुकते नजर आते हैं। तो ऐसे में झुग्गी झोपड़ी को लेकर के 2 बार प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां की। एक बार जब दिल्ली की कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी में लगभग 1600 के करीब फ्लैट झुग्गी वासियों को दिए गए थे दिल्ली में तैयार करके, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वासियों के साथ सीधे वार्तालाप किया था। और दूसरी मर्तबा जब दोबारा फ्लैट आवंटित किए गए तो तब प्रधानमंत्री ने झुग्गी झोपड़ी वालों से बातचीत की थी। तो ऐसे में ये खबर जो आई है कि झुग्गी झोपड़ी के जो प्रधान होंगे, उन झोपड़ियों के प्रधान, झुग्गियों के जो प्रधान होंगे, वो प्रधानों की एक सूची तैयार की गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। कल 12 बजे का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है, 11 बजे सभी को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली सरकार का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री, एनडी के तमाम जो सहयोगी दल है उन सबको बुलाया गया है। तो एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम, ये भव्य स्वागत समारोह। अगर हम देखें कि समारोह के अंदर तमाम बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि फिल्म जगत से भी लोगों को बुलाया गया है, उसके बाद उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है, संतों को भी वहां पर बुलाया गया है। लगभग कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है? जो आंकड़ा बताया गया कि 20 से 30 हजार का है, क्या इसी में सारा समारोह रखा जाएगा या तादाद बढ़ भी सकती है? देखिए, जहां तक आंकड़े की बात है 2000 वीवीआईपी होंगे
जिनको जिनको कार्ड इन्विटेशन जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, और लगभग 30,000 के करीब आम जनता कहें या कार्यकर्ता कहें, वो तमाम लोग होंगे। तो ऐसे में लगभग ये 30 से 40,000 लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि देखिए, दिल्ली सरकार का कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम दिल्ली सरकार को मैनेज करना है, दिल्ली सरकार की तरफ से इन्विटेशन जाने हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से ही तमाम वीआईपीज को इन्वाइट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा कार्यक्रम, हालांकि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें ये रूल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें रहेंगे, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासनिक अधिकारियों की रहेगी, किनको बुलाना है, किनको इन्वाइट करना है। 3 तरह का स्टेज बनाया गया है, जिस पर एक पर प्रधानमंत्री रहेंगे, साथ ही जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले विधायक होंगे वो रहेंगे, और वो 6 विधायक रहेंगे जो कल मंत्री की शपथ लेंगे। एक और स्टेज बनाया गया है जिस पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर्स को रखा जाएगा, बिठाया जाएगा। और तीसरा जो मंच बनाया गया है उसमें फिल्म जगत से जुड़ी, उद्योग जगत से जुड़ी और संतों और धर्म गुरुओं के लिए तीसरा मंच तैयार किया गया है। एक मीडिया गैलरी तैयार की गई है जो स्टेज के ठीक सामने तैयार की गई। तो ऐसे में हाई प्रोफाइल पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। 30,000 के करीब पूरे। हाँ काबिश, जिस तरह से मैं यहाँ पर कुछ डिटेल भी देख रही हूँ कि 6 लोग जो हैं सीएम के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, 6 नाम। उसके बाद 15 विधायकों के नाम निकाले गए हैं जो सोर्सेज बता रहे हैं, उनमें से 9 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जो कि कैबिनेट के लिए रहेंगे। उस बीच में स्पीकर का भी नाम जाएगा। तो क्या ये जो 6 नाम शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उसमें किस किस का नाम आपको लगता है? क्योंकि जितने ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको नाम बताया, जिसमें शिखा राय भी आ रही हैं, रेखा गुप्ता भी आ रही हैं, विजेंद्र भी आ रहे हैं, उपाध्याय भी आ रहे हैं, सूद भी आ रहे हैं, उनके साथ साथ प्रवेश वर्मा भी आ रहे हैं, क्या यही तमाम वो लोग हैं जो सीएम की रेस में हैं, या फिर इस बीच में हटकर जिस तरह से एक पर्ची बीजेपी की तरफ से पकड़ाई जाती है और उसमें नया नाम आ जाता है? देखिए, दिल्ली एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है इस बार देश में, क्योंकि पिछले कई राज्यों में हमने देखा है जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है, किसी को नहीं पता होता है कि कौन एकदम से विधायक दल का नेता चुना जाएगा और किसको सूबे की कमान सौंप दी जाएगी। ये बात साफ है कि जिन चेहरों का लगातार जिक्र हो रहा है, अगर ये चेहरे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो दिल्ली सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, चाहे उसमें रेखा गुप्ता हो, शिखा राय हो, सतीश उपाध्याय हो, आशीष सूद हो, विजेंद्र गुप्ता हो। इन्हीं में से स्पीकर चुना जाना है, इन्हीं में से दिल्ली सरकार के मंत्री चुने जाने हैं, इन्हीं में से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने जाने हैं। अब देखना ये अहम रहेगा कि दिल्ली में क्या उप मुख्यमंत्री का प्रारूप भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी। उप मुख्यमंत्री, जो खबर हमें मिल रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे में एक महिला उप मुख्यमंत्री और एक पुरुष उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। महिला उप मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो वही मंत्री और उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएगा, और ऐसे में अगर सिख समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पंजाब को साधने की कोशिश की जाएगी। पंजाबी समुदाय का अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दिल्ली में बनिया वैश्य समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये पूरा एक गणित भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री 2 अहम पद रहने वाले हैं, और दोनों अहम पदों पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देख करके ही भारतीय जनता पार्टी एक फैसला लेगी। साथ ही चूंकि दिल्ली में मेयर बनना है, दिल्ली के अंदर और भी कई चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देख करके भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी। फिलहाल जो अहम बात है वो ये है कि दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री बनना है वो मुख्यमंत्री किस परिक्षेत्र का होगा। क्या बिहार को देख करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या पंजाब को देख करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हालांकि सुबह से सियासी गलियारों में लगातार मोहन सिंह बिष्ट का नाम बहुत तेजी के साथ उठा कि मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली में कमान सौंपी जा सकती है। मोहन सिंह बिष्ट बहुत सीनियर विधायक हैं। पिछले दिनों उनका नाम स्पीकर को लेकर के चल रहा था कि उनको स्पीकर भी बनाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत आम आदमी पार्टी से जो लोग छोड़कर आए हैं उन पर भी दाव खेला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी एक प्रचंड जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन 21 राज्यों में भाजपा या फिर एनडीए की सरकार है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 राज्यों में जो विधानसभा वाले जगह हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 21 में भाजपा या फिर एनडीए की सरकार है। तो इस तरह से भाजपा का, एनडीए का एक जनाधार लगातार बढ़ रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब की तरफ फोकस। बिहार में आप देखिए नवंबर में कार्यकाल खत्म होने वाला है, वहां पर भी सितंबर अक्टूबर में पॉसिबिलिटी है कि चुनाव हो सकता है, तो उसे भी ध्यान में रखकर ये काम किया जा सकता है, क्योंकि जनाधार को बढ़ाने की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये लगातार कल से खबरें भी चल रही हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पैठ मजबूत करनी होगी। तो एक मैसेज देना होगा आपको, मैसेज दिल्ली से बड़ा मैसेज इस बात का देना होगा कि आप किस
तरह का मुख्यमंत्री दिल्ली में लेकर के आते हैं, क्या प्रारूप होगा, क्या किस तरह के परिक्षेत्र आप लोग निकाल करके लेकर के आएंगे। देखिए बिहार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसीलिए हो सकता है कि किसी पूर्वांचल के चेहरे पर दांव खेला जाए। ऐसे में अगर देखा जाए तो संगम बिहार से विधायक जीत कर आए हैं चंदन चौधरी, पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा संगम बिहार से जीत कर आने वाले चंदन चौधरी हैं। हो सकता है कि उन पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगा दे, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी चेहरे हमेशा चुनाव जीत कर आए हैं, किसी एक पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती है। तो ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाने वाली है। अगर पंजाब और बिहार को साधने की कोशिश की जाएगी तो सिख समुदाय या पंजाबी समुदाय या पूर्वांचल समुदाय से ही मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ चूंकि जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा पंजाबी समुदाय के हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में अगर पंजाबी समुदाय का प्रदेश अध्यक्ष है तो फिर पंजाबी समुदाय का शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, या फिर ये हो सकता है कि पंजाबी समुदाय का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वैश्य समाज का या पूर्वांचल समाज का दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से ये रहा है कि किसी को नहीं जानी होती है कि कब किसको किस कार्यकर्ता को किस ओहदे पर ला करके बिठा दिया जाए। तो ये तो शाम तक हमें इंतजार करना होगा आशा, और शाम तक हमें देखना होगा कि आज जो रेस में शाम तक इंतजार करेंगे ताबिश, और हर किसी को इंतजार है भी, क्योंकि 21 राज्यों के अंदर या तो बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। तो अब सवाल यही है कि शाम 7 बजे जो बैठक होती है विधायक दल की, उसमें से कौन सा चेहरा सामने रखा जाएगा, शॉर्ट लिस्ट कौन सा चेहरा रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चेहरा सामने आने के बाद चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए थे उन दावों को पूरा भी करना है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिलकर। और लगातार आप देखिए काम किस तरह से दिल्ली की जनता के लिए होगा, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद ताबिश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली के अंदर सियासत इस वक्त गर्म है और शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और नाम सामने रखा जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन है, कौन यहां पर कुर्सी पर बैठेगा। तो हर किसी को अब इसी का इंतजार है। फिलहाल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर यूपी विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में यहां चर्चा हुई और साथ ही साथ कल यहां पर अब आप देखिए यूपी का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बताते चले कि महाकुंभ सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच में कल आपने देखा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बजट सत्र की शुरुआत हुई है तो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर चर्चा हो तो बहुत बेहतर होगा। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह का कटाक्ष यहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों पर भी किया गया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया कि आप अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को आप आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो कि अब ऐसा नहीं चलेगा। तो जाहिर तौर पर बजट सत्र का आज दूसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार जरूर दिलाए जा रहे थे, क्योंकि कल भी हंगामेदार यहां पर सत्र देखा गया, लेकिन आज आप देखिए किस तरह से यहां पर कार्रवाई जो है वो की गई है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में यहां चर्चा भी हुई और कल यूपी का बजट पेश होगा। और बताते चलें कि यूपी का जो बजट है किस तरह का इस बार रहने वाला है। यूपी का बजट 2025-26 कैसा होगा, ये बड़ा सवाल। अहम मुद्दों पर आप देखिए चर्चा जिस तरह से अब गंभीर हो चुकी है कि आखिर यूपी के अंदर जो बजट पेश होने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बजट को लेकर चर्चाएं लगातार गर्म थी। दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से यहां पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और इस बीच में अगर यहाँ ये देखा जाए कि हर वर्ग को मजबूती मिले, उसे ध्यान में रखकर बजट पेश करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, लेकिन फिलहाल बताते चले कि जिस तरह 2025-26 का बजट जो पेश होगा इस पर निगाह जरूर टिकी हुई है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में पिछले वर्ष जून में अधिकतम मांग लगभग 30,618 मेगावाट तक पहुंची थी और इस वर्ष अनुमानित है कि ग्रीष्म काल में ये मांग 32 से 33,000 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जो जितनी आप ये हम बना रहे हैं अलग अलग संसाधनों से बिजली जो आपको हो रही है वो 28,000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत आपूर्ति का इंतजाम सरकार के पास वर्तमान में नहीं है। प्रदेश में
जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया इसके पहले के प्रश्न में कि लगातार जो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लाइन बढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। पर लगभग 3.45 करोड़ बिजली धारक उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हैं, जिसमें से 15 लाख किसान और लगभग 1.5 लाख उपभोक्ता ग्रामीण 1.50 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र। पर सबसे बड़ी समस्या माननीय अध्यक्ष जी ये है कि आज अगर जो मैंने प्रश्न किया तो उसके जवाब में अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि 5 नए 3311 केवी विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की गई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की और पिछले वित्तीय वर्ष में अगर केवल 5 3311 के उपकेंद्र बनाए जाएंगे, तो अगर इस दर से एक्सपेंशन चलेगा तो क्या बिजली विभाग निर्विघ्न और बिजली उपभोक्ताओं को दे पाएगा? और उसके पीछे की वजह बताएं माननीय मंत्री जी की। हो सकता है, मैं मानती हूँ कि काम अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं धन का अभाव भी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 10 महीने में जो पिछला वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में केवल 65% बजट बिजली का निर्गत हो पाया। पिछला बजट था 66,190 करोड़ और उसमें मात्र 48,263 करोड़ ही जारी हो पाया। मतलब जो बजट अभी वो भी पूरी तरह से बिजली विभाग को नहीं मिला। ऐसी दशा में मैं समझ सकती हूँ कि कैसे विस्तार हो पाएगा, नए बिजली पावर प्लांट कैसे बन पाएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से केवल 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, जिस तरह से विस्तार की बात हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए क्या सरकार नए विद्युत पावर प्लांट की स्थापना करने की सरकार की कोई स्कीम है? सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। एक सवाल ये। दूसरा, जो बिजली कटौती हो रही, जो लाइन लॉस की वजह से, ट्रांसफॉर्मर्स की कमी की वजह से, अपग्रेडेशन की कमी की वजह से, इसलिए सरकार के पास क्या प्लान है? क्या उस व्यवस्था को सरकार पूर्ण करा पाएगी ताकि निर्विघ्न बिजली उपभोक्ताओं को मिल सके? महबूब अली। आपने देखा कि बजट सत्र को लेकर किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हर किसी की नजर है कि महिलाओं के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए विकास को मद्देनजर रखते हुए किस तरह का बजट रहेगा। कल बजट पेश होगा उमेश, क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से रहेंगी और लगभग क्या लगता है कि किस तरह के सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए आशा, बिल्कुल है, जिस तरह से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कल बजट पेश हो सकता है और कहीं न कहीं इस बजट में उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास को लेकर ये बजट कहा जा रहा है। हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ बजट होगा जिससे उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है और रफ्तार पकड़े। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि जिस तरह से ये भी आसार है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बजट का जरूर वो विरोध करेंगे लगातार। जिस तरह से बजट सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने बहुत हंगामा किया और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए, चाहे बात कुंभ की करें या किसानों के मुद्दों की करें या आज जिस तरह से किसान जो गन्ना किसान है उनकी बात थी, तब भी विपक्ष लगातार उस पर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन वहीं अगर नेता सदन की बात करें तो उनका यही कहना है कि स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात बहुत पते की कही, उन्होंने कहा कि बजट सत्र शुरू हो रहा है, बहस अगर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हो तो वो बेहतर रहेगा। क्या लगता है कि कितने इस पर फोकस करके ही बात की जाएगी? और दूसरा ये कि 2025-26 के बजट का जो आकार है इस बार किस तरह से आप आंक रहे हैं? देखिए आशा, बिल्कुल कहीं ना कहीं लगातार इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि आम जनमानस से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, जिससे
चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश का हो और तमाम ध्यान भटकाने के लिए या इस तरह की चीजों को ना इस सत्र में लाया जाए जिससे जो बजट सत्र है वो बाधित हो। उमेश, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि रिहिंद ओबरा में पहला पंप स्टोरेज बनाया जाएगा जिसमें स्टोरेज पावर प्लांट करीब 600 मेगावाट क्षमता वाला होगा। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये पंप स्टोरेज यहाँ पर आप देखिए अगर बनाया जाता है, इसकी डीपीआर बनाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। कितना फायदा मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को इसका होगा? देखिए आशा, जो बिल्कुल सौंपा भी गया है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को आगे करने के लिए लगातार कई सेक्टरों में काम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बिजली में बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है। जो सरकार की पूरा योजनाएं हैं वो कई योजनाओं को साथ लेके चलने की है, लेकिन बिजली पर खासकर ध्यान होगा क्योंकि एक स्मार्ट अगर प्रदेश बनाना है तो बिजली, सड़क ये उसकी मूलभूत व्यवस्थाएं होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कई सेक्टरों में इस तरह का मसौदा तैयार किया जाए ताकि आम जनमानस के लिए एक बड़ा सुगम एक्सप्रेस वे बनाने की जो बड़ी बात हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बात जो की गई थी उस पर भी फोकस किया जा सकता है। गरीब कल्याण के लिए क्या कुछ रहेगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ रहेगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन किस तरह से खोले जाएंगे, इस पर भी फोकस जो है वो किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बजट कल पेश होगा, तमाम उन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार घेरती हुई भी नजर आ रही हैं क्योंकि कल आपने देखा हंगामा और आज जिस तरह से सत्र वहां पर चल रहा है, कल जब बजट पेश होता है तो किस तरह के मंजर रहेंगे ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर दिखाते चले जहां पर उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। प्रश्नकाल में यहाँ आप देखिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो गूंजा है और साथ ही साथ बताते चले कि भू कानून के मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और उसके साथ साथ कई विधेयक भी सदन के पटल पर यहाँ रखे जाएंगे। मदन विष्ट से संसदीय कार्य मंत्री की नोकझोंक की निंदा भी यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आप देखिए जिस तरह से ये बजट पेश किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी अब बजट पेश किया गया जिसका आज दूसरा दिन है, तो तमाम मुद्दों को लेकर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो बजट पेश किया गया है उसमें खास बातें क्या कुछ रही ये समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर भू कानून को लेकर आप देखिए चर्चा चल रही है और इस बीच में सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन उत्तराखंड बजट जो 2024-25 के अंदर देखा गया था वो भी आपके सामने, लेकिन इस बीच में 2025-26 बजट जो यहाँ पर लाया गया है एक रणनीति के तौर पर सरकार की तरफ से बजट जो है वो पेश किया गया है। तो बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी आप देखिए अपनी बात को सामने रखा गया। बैठकें जिस तरह से की गई उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कही गई कि स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पूरी करके पूरी बैठक करने के बाद ही बजट जो है वो सामने रखा गया है। लेकिन इसके अलावा सशक्त भू कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, आपदा, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों को यहाँ पर सदन में उठाया जाएगा। ये पहले से ही आप देखिए तय किस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया था और आज इसी पर चर्चा गहनता से शुरू कर दी गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन उस बीच में लगातार आप देखिए सरकार जो बजट लेकर आई है, बजट सत्र की फिलहाल शुरुआत तो हो गई है, लेकिन किस तरह का ये बजट रहेगा ये बड़ा अहम रहेगा देखना, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां पूरी तरह सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। बजट सत्र के लिए 3 से 4 दिन का समय तय किया गया है और सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। इस तरह से बड़ी बातें कही गई विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा शुरू हो गई है और बैठक में आपने देखा किस तरह से अहम मुद्दे जो हैं वो उठाए गए। तो सदन में गैरसैंण का मुद्दा उठाने से सरकार परेशान है, हरीश रावत की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया था। लेकिन उस बीच में उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन चल रहा है जिस पर आप देखिए बहस भी हो रही है। प्रश्नकाल में भी स्मार्ट मीटर का मुद्दा यहां पर उठाया गया है क्योंकि तमाम लोगों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां आप देखिए अब इस मुद्दे को किस तरह से सदन के अंदर घेरती नजर आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चले कि हरीश रावत की तरफ से भी यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश की गई और इस बीच में आज दूसरा दिन है तो काफी अहम ये दिन जो है वो रहने वाला है क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कई उम्मीदें हैं वो सरकार से हैं कि इस बार का बजट यहाँ पर किस तरह का होने वाला है, क्या युवाओं के लिए सरकार लेकर आएगी, गरीबों के लिए कौन सी कल्याण योजना यहाँ पर होगी, महिलाओं को
यहाँ पर सशक्त करने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि लाडली बेटी योजना उस बीच में आपने देखा कि यहाँ लखपति दीदी बनाने की भी बात हुई और उत्तराखंड के अंदर इसका लाभ भी ज्यादातर देखा गया। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज यहाँ दूसरा दिन है। 12 लाख से कम कमाई पर भी टैक्स किस तरह से लगा, क्योंकि जब 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया पूरे देश का, तो उस बीच में लगातार टैक्स पेयर्स को राहत जरूर दी गई। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जब सरकार अपना बजट पेश करती है तो किन किन सेक्टर्स को राहत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या काम होगा, बिजली के ढांचे को सुधारने के लिए क्या काम होगा, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ काम होगा। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता उत्तराखंड से। धनराज, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, प्रश्नकाल भी चल रहा है, कई तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कवायद तेज हो गई है। क्या आपके पास अपडेट? विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, वो उसका आज दूसरा दिन है। क्योंकि पहले दिन आपने देखा कि जो पहला दिन था वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ा है और राज्यपाल का पहले दिन हुआ था उसमें विपक्ष से हंगामा काटता हुआ नजर आता था। लेकिन वही दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो है हंगामा किया है और विपक्ष के पास कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यदि हम बात करें मुद्दों की, तो कई मुद्दे ऐसे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके साथ ही स्मार्ट मीटर का मुद्दा है और इसके साथ ही यूसीसी का मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के पास है और लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और वहीं देखिएगा कि आज कैबिनेट बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से बुलाई गई थी और जिसमें भू कानून को कहीं ना कहीं कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड के अंदर भू कानून लागू कर दिया जाएगा और भू कानून पर भी अभी चर्चा सदन में चल रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज प्रश्नकाल है और प्रश्न लगातार विपक्ष के लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनका उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष लगातार ये आरोप भी लगा रहा है कि एक तो अवधि कम रखी गई है सत्र की और दूसरा जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं और वो उनका प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा लगातार जो विपक्ष है वो काटता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो अवधि है सत्र की वो बढ़ाई जानी चाहिए। जी धनराज, अगर हम जीएसडीपी को लेकर बात करते हैं तो जिस तरह से कुछ डिटेल्स भी आ रही थी और अटकलें लग रही थी कि 2025-26 का जो बजट रहने वाला है वो काफ़ी खास रहने वाला है, लेकिन 24-25 में जिस तरह से बजट लाया गया था जीएसडीपी को लेकर, यहाँ आप देखिए 3,94,675 करोड़ रुपए होने का अनुमान था और 23-24 की तुलना में ये 14% ज्यादा था। इस बार क्या लगता है कि इसे बढ़ाकर ही रखा जाएगा, क्योंकि ऋण को चुकता करने की भी उपलब्धियां, बजट सत्र हो रहा है उसमें जो बजट आना है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि जो पिछले साल का बजट रहा था उससे बढ़ाकर ही इस बजट को रखा जाएगा। क्योंकि माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो इस बार पेश किया जाएगा। और जो आपने वित्त मंत्री को सुना होगा कि वित्त मंत्री ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि जो बजट तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं ज्ञान पर किया गया है। ज्ञान का मतलब यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर इस बजट को तैयार किया गया है और सभी सेक्टर में इसका लाभ मिले इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बजट तैयार किया गया है। और इसके साथ ही सुझाव भी कहीं ना कहीं सभी लोगों से लिए गए थे, उसी के बाद ये बजट तैयार किया गया। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि किस सेक्टर को कितना बजट मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और पर्यटन के लिहाज से कहीं ना कहीं इस बजट को अहम माना जा रहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बजट की आवश्यकता पड़ती है और बजट इस तरह का हो कि सभी सेक्टरों को बजट मिले। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सभी लोग आस लगाए हुए हैं। जनता कहीं ना कहीं इस बजट की ओर देख रही है कि आखिर किस तरह का बजट जो उत्तराखंड सरकार है वो पेश करेगी। जी, बुनियादी ढांचे को लेकर अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन की आपने पहले ही बात कर ली क्योंकि आपने ज्ञान को लेकर बात कर ली है, तो ज्यादातर आप देखिए फोकस यहाँ अगर हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर करते हैं तो क्या उस पर युवाओं को आने वाले समय में राहत मिल सकती है? क्योंकि राजकोषीय घाटा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 24-25 में 2.4% था, जो कि 9,416 करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 23-24 में ये 2.2 था। उम्मीदें क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं युवाओं को इस बजट से जरूर उम्मीदें हैं, क्योंकि युवाओं का मानना है कि उनको रोजगार मिलेगा और रोजगार के लिए कहीं ना कहीं इस बजट में जरूर रखा जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो बजट तैयार किया गया है इसमें सभी लोगों का जो सुझाव है, बुद्धिजीवियों के सुझाव लिए गए, इसके साथ ही अधिकारियों के सुझाव लिए गए और तमाम ऐसे लोगों के सुझाव लिए गए कि जो गणमान्य लोग हैं उनके सुझाव लेकर ही इस बजट को तैयार किया गया है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि जब बजट पेश होगा तो उसके बाद किस किस सेक्टर को कितना मिलता है, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि
जब भी बजट उत्तराखंड का जारी होता है तो कहीं ना कहीं इसमें पर्यटन को लेकर अलग से बजट रखा जाता है और शिक्षा को लेकर अलग से बजट क्या रखा लगता जाता है कि है। इस बार टूरिज्म को और अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान रखे जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी कुछ परेशानियां हो गई, क्या उसे मद्देनजर रखते हुए भी काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जब भी चारधाम यात्रा चलती है या फिर उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जब मानसून आते हैं तो कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग के मामले लगातार देखने को मिलते हैं और पर्यटन को बढ़ावा मिले उसके लिए लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रयास भी करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि इस बार शीतकाल यात्रा भी उत्तराखंड के अंदर चलाई गई मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि पर्यटन से ही जो राजस्व है वो इकट्ठा होता है और उसी से कहीं ना कहीं विकास कार्य बढ़ते हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो बजट है वो पर्यटन के लिए अति विकास को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के अंदर बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जुड़ने के लिए। तो लगातार आप देखिए उत्तराखंड के अंदर भी सत्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन आज था जहां पर आप देखिए प्रश्नकाल भी चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दिखाते चले जहां पर आप देखिए प्रयागराज में किस तरह से अब एक बार फिर से भीड़ जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि भीड़ किस तरह की गिरावट इसके अंदर प्रयागराज में देखी गई। महाकुंभ को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट वो आपके सामने, जहां पर देखिए प्रयागराज में किसी तरह की गिरावट नहीं है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार आप देखिए देखने को मिल रही है। 55 करोड़ के पार अब आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है और श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार आप देखिए बढ़ रहा है। विदेशी श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचने वालों की भीड़ में किसी भी तरह की गिरावट नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, आप देखिए किस तरह का रश हुजूम जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज रूट के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन सतना की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि श्रद्धा का सैलाब आप देखिए किस तरह से उमड़ा हुआ है। एक तरफ आप देखिए प्रयागराज के अंदर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ महाकुंभ में स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है वो 55 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल आपको अगर आंकड़ा सही करके बताया जाए तो 55 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हो गया है। तो भीड़ में किसी भी तरह की गिरावट नहीं होनी दिख रही है और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि 13-14 फरवरी के बाद आंकड़े में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त आप देखिए 55 करोड़ का आंकड़ा जो है वो फिलहाल पार हुआ है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए श्रद्धा यहीं से देखने को मिल रही है कि आखिर श्रद्धालुओं के बीच में श्रद्धा का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है, क्योंकि 13 फरवरी को 70 लाख लोगों ने स्नान किया, 14 फरवरी को 97 लाख लोगों ने स्नान किया, 15 फरवरी को 1.36 करोड़ लोगों ने यहां पर स्नान किया। उसके बाद 16 फरवरी को 1.36 करोड़ लोग वहां पहुंचे, 17 फरवरी को आप देखिए 1.35 करोड़ लोग पहुंचे और आज 19 फरवरी का दिन है, 55 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। चलिए सीधा संपर्क करेंगे, अनुज हनुमत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, एक एक करके लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज 55 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। इस वक्त की ताजा क्या वहां पर स्थिति है, किस तरह से सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं? जी मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो आंकड़ा है महाकुंभ का वो लगातार बढ़ रहा है और करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में अब तक स्नान कर चुके हैं। आज की तारीख की अगर बात करें तो लगभग 65 लाख लोगों ने जो स्नान 12 बजे तक का आंकड़ा जो हमारे पास आया है उसमें 65 लाख का आंकड़ा आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जेके न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी प्रयागराज जाने वाले रूट से पड़ने वाले स्टेशन है, चाहे वो मध्य प्रदेश का सतना स्टेशन हो या मानिकपुर स्टेशन हो, इस तरह के तमाम स्टेशनों में भारी भीड़ जमा है और आप विजुअल्स में देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो मारामारी है वो ट्रेनों में है। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन ने 424 सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन इतनी बड़ी जब व्यवस्था आती है, कहीं पे इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग पहुंच जाते हैं तो व्यवस्थाओं का दर्द तोड़ना लाजमी है। लेकिन अभी भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। धूप बढ़ रही है, गर्मी का मौसम बढ़ गया है, लेकिन इसके बाद भी लगातार महाकुंभ में स्नान चल रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि लगातार वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स में जो है उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। प्रतिदिन कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री
केंद्रीय मंत्री, इनके सभी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके परिवार वाले आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों को मुश्किलों का सामना और करना पड़ रहा है वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण। फिलहाल 55 करोड़ की संख्या पार हो गई है महाकुंभ में, और ये संख्या महाशिवरात्रि तक बदस्तूर जारी रहने वाली है। जब महाकुंभ मेले की शुरुआत होनी थी तो बताया जा रहा था कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, संभावनाएं थी। लेकिन महज अभी आज 19 फरवरी है, 26 फरवरी तक मेला चलेगा। डीएम जिस तरह से कह रहे हैं कि 26 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद संपन्न कर दिया जाएगा। क्या लगता है, क्योंकि आज 19 फरवरी है, 55 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका और कुछ आंकड़ा आपने दोपहर 12 बजे का पेश कर दिया, कितनी और श्रद्धालुओं की तादाद की बढ़ने की संभावना है? आप ये समझिए कि प्रतिदिन लगभग 1.25 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग आ रहे थे। अब तक लगातार जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी। फिलहाल ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ के करीब सिमटता नजर आ रहा है। तो 1 करोड़ संख्या आप समझ के चलिए। अभी जो 7 दिनों का जो मौका है महाशिवरात्रि तक वो बचा हुआ है, तो 7 करोड़ आप और ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरा आंकड़ा है वो 62 करोड़ 63 करोड़ के करीब जाने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने 40 करोड़ सोचा था, वो भी लोग कह रहे थे कि सरकार बहुत अधिक आंकड़ा बता रही है, लेकिन सरकार की सोच से भी बहुत ज्यादा संख्या पहुंच गई है। और इसका सीधा कारण है 144 वर्षों का वो सहयोग बनना, इस पे लगातार राजनीति भी हो रही है और संतों के बीच भी इसमें मतभेद है। तो 144 वर्षों का जो सहयोग बना है उसके कारण भीड़ भारी संख्या में जा रही है। चाहे वो सियासत करने की भी कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने जिस तरह से पूरा मोर्चा संभाला और पल पल की अपडेट लोगों तक पहुंचाई और उसके बाद श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए सारा काम किया गया, काबिले तारीफ तो बनता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक घर की छोटी सी कोई छोटा सा कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का, अगर उसमें 1000 लोग आने हैं तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो आप देखिए प्रयागराज शहर जो संगम नगरी कही जाती है, वहां पर पिछले 1 महीने से लोग कितना मुश्किलों में है, इसके बाद भी लोग लगातार स्वागत कर रहे हैं। सरकार जो व्यवस्थाएं पहुंचा रही है वो बहुत हद तक उनकी तारीफ होनी चाहिए। नकारात्मकता अलग जगह है, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कराना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए तैयार होना मेंटली बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लग रहा है कि ये पूरा आयोजन सरकार की इसी तैयारियों के कारण संभव हो पाया है। फिलहाल जो लोगों को मुश्किलें हो रही हैं वो इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि लोग पहुंचना चाह रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कतें आस्था किसी भी चीज के आड़े नहीं आ रही है। अगर छिटपुट कोई घटनाएं हो भी रही हैं तो उसे भी परे करते हुए लोग अपनी श्रद्धा का वहां पर सैलाब जिस तरह से उमड़ रहे हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि आस्था का परिचय आम जनता की तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जुड़ने के लिए। तो लगातार आप देखिए रेलवे स्टेशन पर भी किस तरह से भीड़ है और भारी तादाद में प्रयागराज में अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है, लेकिन प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ 8 में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।